नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का यह उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया, तब ये इस श्लोक में कहा गया, इस बात को समझाया गया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ। आज द्वापर नहीं है, आज सतयुग नहीं है, त्रेता युग नहीं है। लोग कहते हैं कि यह कलयुग का दौर है और कलयुग के दौर में भगवान नहीं आते, बल्कि स्वयं में अहम ब्रह्मास्मि बन करके अपने अंदर के ब्रह्म को जगाना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है निर्बलों की और दुर्बलों की। किसी न किसी तौर पे अगर हम भगवान को जाने या माने या नहीं माने, लेकिन हाँ, सरहद पर खड़े उन सैनिकों में हमें वो भगवान जरूर दिखाई देना चाहिए जो पल पल तैयार रहते हैं एक क्षण मात्र में अपने सीने पर गोली या गोला खाते हुए बलिदान देने के लिए, हम लोगों के लिए। आज अभिनंदन का दिन है, आज ये वंदन का दिन है। हम वंदन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन है। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। 16 दिसंबर ये वो तारीख है जो स्वर्णिम विजय का प्रतीक है हिंदुस्तान के लिए। 16 दिसंबर 1971 भारत ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। 92,000 से अधिक सैनिक उनके आत्मसमर्पण सीधा सीधा किया था। ऐसा विश्व के इतिहास में कभी और दिखाई नहीं देता है। ये वो दिन है जब 49 साल आज पूरे हुए हैं और 50वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रवेश हमारे साथ में बहुत सी बातों को खोलता है, बहुत सी बातें, बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी उन बलिदानी लोगों का, उत्सर्गों का वो कहानी, वो इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल देवानंद गुर्जर साहब। आपका बहुत स्वागत जी। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। आपके परिचय में मैं बताऊं कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के, कर्नल देवानंद साहब। कर्नल साहब, आज का दिन अपने आप में बहुत विशेषता रखता है। उन परमवीर चक्रों का, उन महावीर चक्रों का, एक ऐसे लोगों का जिनका नाम शायद इतिहास में दर्ज भी नहीं हो, लोग जानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुर्बानियां दी, जो बलिदान दिया, आखिर कैसे, किस तरीके से दो फ्रंट्स पे हम लड़ रहे थे, इधर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आज इस मौके पर 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस की मैं देशवासियों को, पूरे सैनिकों को और उनके परिवारों को बधाई देना चाहूँगा। जिस विजय दिवस को हम मना रहे हैं, विजय दिवस उन वीर पुत्रों की गाथा के कारण है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान भारत माता की रक्षा के लिए किया था। आपने खुद ने बताया कि ये एक ऐसी लड़ाई थी, ऐसा युद्ध था, ऐसी वीरता का प्रतीक था, ऐसी वीरता का जौहर हमारे सैनिकों ने दिखाया था जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था जिसके अंदर इतनी बड़ी विजय किसी भी सेना ने हासिल की हो। ये 1971 के अंदर 3 दिसंबर के शुरू होता है और 16 दिसंबर को समाप्त हो जाता। 13 दिन का युद्ध इतने छोटे समय में, और इसके अंदर जो हमारी सफलताएं थी सैनिकों की, जो पूरा भारतवर्ष और दुनिया इस चीज़ की गवाही देता है कि 93,000 सैनिक, जिसमें सैनिकों के परिवार और जो पाकिस्तान के रजाकार थे, वो उसमें हमने कब्जा किए थे। बहुत बड़ी जीत थी साहब जी। और इस जीत के अंदर जो इससे बड़ी चीज थी, तो जिसको मैं बताना चाहूँगा, इट वॉज अ मिलिट्री विक्ट्री बट समवेयर फॉरगॉटन पॉलिटिकल गेन्स ऑफ इट। इसके हम लाभ नहीं ले पाए थे। आपने एक बात कही कि सैनिकों को भूल जाते हैं, मेरा मानना थोड़ा अलग है। देखिए, सैनिकों को कोई देश नहीं भूल सकता और भारत तो कभी भूल ही नहीं सकता। जिस तरह से सैनिकों का सम्मान भारत देश करता है, हर नागरिक करता है, मैं उनका अभिनंदन और नतमस्तक होना चाहूँगा हाथ जोड़ करके पूरे देश के सामने। रही बात हमारी जो वीर गाथाएं हैं, वो मैं मानता हूँ देशभक्त लोग हैं, उसको जगा के रखेंगे। इतिहास क्या करता है ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ नागरिकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 1971 का जो युद्ध था, ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना ने तो जीत हासिल की थी, लेकिन देखिए पाकिस्तान बना 1947 में था। और मेरा मानना है कि जिन ताकतों ने भारत के टुकड़े करके इस पाकिस्तान को जन्म दिया था, वो अंग्रेज थे। दूसरे युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिस प्रकार से इंग्लैंड की इकोनॉमी धराशायी हो गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था, और उस समय जो मुस्लिम ताकतें थी जो भारत के अंदर तोड़ना चाहती थी, और इसका निर्माण हुआ जी। इस देश का निर्माण हुआ। भारत के 2 टुकड़े 1947 में 14 अगस्त को किए गए, और इस टुकड़े के 71 के अंदर 3 टुकड़े हुए। कुछ लोग तो इसको ये मानते हैं कि बहुत बड़ा काम किया। मैं एक सैनिक होने के नाते, एक भारत माता का पुत्र होने के नाते ये देश से गुजारिश करूंगा कि ये कौन सा सुख और दुख की घड़ी, अगर आज मेरे परिवार के 2 टुकड़े हो जाएं, 2 भाइयों में लड़ाई दूसरे दुश्मन देश करवा दें और उसके 2 के 3 टुकड़े करा दें, ये खुश होने की बात है कि मंथन करने की बात है कि सेना ने इतनी बड़ी जीत हमें देश को दी।
उन सैनिकों को नमन पूरा देश करता है। पर कहीं न कहीं मैं मानता हूं चूक हुई है। और देखिए, ये जो पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, 1600 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये टेक्निकली वहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान था वो एक पंजाबी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाली थे, और इनके बीच में कल्चर कुछ भी सेम नहीं था। एक धर्म के नाम पे इनको बांट दिया। अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये कोई न कोई दिन आएंगे, भारत के टुकड़े कर पाएंगे। पर देखिए, गवाह है, ये लोग खुद गवाही दे रहे हैं कि थोड़े से समय के अंदर वो एक अलग हो गए। जो धर्म के नाम पे जिन्होंने देश को बांटा था, मैं उनको सरेआम आज गद्दार कहूंगा, सरेआम गलत कहूंगा, और वो उनको मंथन करना पड़ेगा। ये भारत माता है, ये धर्म के नाम पे नहीं बांटी जा सकती। और जैसा मैं कहता हूं, सैनिक देश का पुत्र है, भारत माता का पुत्र है। ये हर समय देश के लिए अपना कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। बहुत सही बात कही आपने, इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता कि देवानंद साहा। और वैसे भी धर्म के मायने अगर हम देखें तो धर्म की परिभाषा लोगों ने अपने अपने हिसाब से दे रखी है, लेकिन मुझे तो लगता है शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए सम्यक भाव से अपने अपने व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य बोध, अपना अपना दायित्व बोध, वही तो धर्म होता है। अब कभी आपद धर्म होता है, कभी सामाजिक धर्म होता है, कभी राष्ट्र धर्म होता है, कभी परिवार का धर्म होता है। धर्म की परिभाषा कोई धर्म काफ़ी व्यक्तिगत चीज़ है, इसलिए हम ठीक है, वो एक रिलीजियस मजहबी या फिर पांथिक सांप्रदायिक की अलग अलग चीजें हो सकती हैं। खैर, बात कुछ आगे भी बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, चूंकि ये रणबांकुरों की विजय गाथा है, उसके परिणामों पर मंथन डेफिनेटली बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा हम लोग उन लोगों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का जीवन रहा था उन रणबांकुरों का। बहुत से परमवीर उस समय हुए थे, उस दौरान हुए थे, उससे पहले भी। हम कभी अल्बर्ट एक्का की बात करते हैं, कभी हम शैतान सिंह जी की बात करते हैं, कभी हम जोगिंदर सिंह साहब की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो अलग अलग युद्धों में निकले, थोड़ा उनके बारे में मैं आपकी बात समझ सका हूं, पर मैं इससे पहले आगे हूं, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए कि 71 का जो युद्ध था, क्योंकि आज विजय दिवस है सर, और सैनिकों का तो मैंने कहा सम्मान आप सब करते हैं, पर इस छोटे से समय को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। उस समय जो युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को शुरू किया जाता है। पश्चिम पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर हमारे 11 एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक कर देता है पाकिस्तान, प्रीएम्प्टिव। हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने इसका कूल जवाब देते हुए पश्चिम के अंदर भी मुकाबला किया और पूर्व के अंदर भी उसको धराशायी किया, और कश्मीर के अंदर भी उसको जवाब दिया। अब यहां 3 बिंदु निकल के आते हैं। पहली पाकिस्तान की सेना थी जो पश्चिम पाकिस्तान में थी, कुछ पाकिस्तान की सेना थी नियाजी के अंदर, वो ईस्ट पाकिस्तान में थी, और कश्मीर का एक अलग मुद्दा चल रहा था। अब क्या होता है, युद्ध के अंदर जो हमारे नेवी, एयरफोर्स और सेना तीनों ने मिलकर के जवाब, युद्ध क्षेत्र, यहां ये शायद पहला युद्ध होगा जहां 2 देश लड़ रहे हैं पर युद्ध क्षेत्र विभिन्न थे। एक ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, कश्मीर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इतना बड़ा था। इसके अंदर जिस प्रकार से भारतीय सेना ने विजय, भारतीय सैनिकों ने विजय हासिल की, नेवी भी शामिल है, एयरफोर्स भी शामिल है और आर्मी भी शामिल है, तीनों। पर एक चीज मेरे को बड़ी, आपको, देश को, नागरिकों को पता होना चाहिए कि देखिए, जब लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है जी। और सैनिक अपना, अगर मैं कहता हूं, मैं तो अगर मुझे युद्ध के अंदर और उस रणभूमि में मेरा जीवन का बलिदान देने का मौका मिलता तो मैं इससे बड़ा अपने लिए सौभाग्य नहीं मानता। और जो भी हुआ, देखिए, जब 3 टुकड़े, जब लड़ाई समाप्त होती है तो भारत के पास 93,000 पाकिस्तान के, जिसके अंदर 81,000 सैनिक थे, 3,000 के आसपास उनके जो ये जो लोग समर्थक थे वो थे, और कुछ परिवार थे। नंबर 1। नंबर 2, वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया था। उस कब्जे जमीन का आगे बताता हूं। तीसरा, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको एक नए देश का निर्धारण कर दिया। चौथी चीज, कश्मीर के अंदर जो इलाका था, जो मैं मानता हूं इस युद्ध के माध्यम से हमको उसको खत्म करना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं हुआ। पर यहां बात अब जो आती है कि देखिए, जो वेस्टर्न पाकिस्तान में जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय सेना ने कब्जा किया, उसको जो उस समय के टेबल पे चर्चा करने वाले हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई देश को पता होना चाहिए, उन्होंने 5,000 पूरा वापस पाकिस्तान को लौटा दिया। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में दोनों सेनाओं ने जो भी उसकी गुत्थम गुत्थी की लड़ाई जो होती है, जो जिसके पास कब्जा था वो वहीं रह गया। तीसरा, जो बांग्लादेश की जो जमीन और जो विजय सेना ने हासिल की थी, करीब 3,000 के आसपास हमारे सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उसको एक जो 47 से पहले तो हमारे देश का ही टुकड़ा था, हमने जो 2 टुकड़े अगर बनाए, जिन लोगों ने बनाए,
अगर एक टुकड़े के अंदर लोग खुश नहीं थे तो हमारे भारत में बंगाल बन जाना चाहिए था, पर वो चलिए वो तीसरा देश बनाया, क्या देश को मंथन करना है। पर मैं यहां एक बात मोटी सी आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी विजय थी, मिलिट्री विजय, जिसकी पूरा भारतवर्ष गाथा गाता है और पूरी दुनिया मानती है भारतीय सेना का लोहा, तो पॉलिटी क्या कर रही थी उस समय, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे, रणनीतिकार देश के क्या कर रहे थे? ऐसी कौन सी रणनीति थी, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जो हमारा मेन मुद्दा कश्मीर का जो अनसुलझा हुआ मुद्दा था, और चाइना जो हमारा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर लेके बैठा था, तो हमने वो भी नहीं सुलझाया। सुलझाना तो दूर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए देश को सुलझाना तो दूर, उस समय इलाका लौटा दिया। पूरे जो बड़ा दिल, बहुत बड़ा देश है, देश तो बड़ा है ही, पर ये सैनिकों के बलिदान के कारण हुआ था। मैं ये पूछना चाहूंगा देश से और उन सब से, क्या मजबूरी थी 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस लौटा दिए? और मैं तो मानता हूं कुछ भारत के जो प्रिजनर वॉर उस समय 71 में हुए थे, कुछ तो आज तक वापस लौट के ही नहीं आए हैं। तो क्या कारण था, यह देश को जानना है। नंबर 2 बात, जब कश्मीर के अंदर जिन भी कारणों से उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान ने जो कब्जा किया पाकिस्तान के पास, हिंदुस्तान ने कब्जा किया वो हिंदुस्तान के पास, पर जो सीज फायर लाइन थी 1 जनवरी 1948 की, जो हमारे मनोनीत सरकार उस समय अंग्रेजों ने मनोनीत की थी, उस सरकार ने तय किया यूएनओ में जाने के कारण, उस सीज फायर लाइन को एलओसी बदल दिया शिमला समझौते के अंदर। एलओसी का मतलब क्या था? आप ये कहना चाहते थे कि ये इलाका अब पाकिस्तान को रह जाएगा, कदापि नहीं होगा, सैनिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आज की सरकार से गुजारिश करूंगा, मोदी जी आपने सही कहा है कि पीओके का जो इलाका है भारत लेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का फैसला है, पीओके तो लेना ही लेना है साहब। पर मैं आपसे पूछता हूं, इस भारत देश से पूछता हूं, क्या हमारा भारत 15 अगस्त 47 के चश्मे से देखना चाहिए, मंथन करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि मंथन की आवश्यकता डेफिनेटली देखिए होती ही होती है। हम एक बड़े देश के वासी हैं और हम ये जानते हैं कि हमारा देश इतने भूभाग में फैला हुआ था। हम इसे एक जम्बू द्वीप के नाम से भी बचपन से, हम जब भी हमारे घरों में हवन पूजन होता है तो हम कहते हैं कि जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे। ये पूरी सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि किस तरीके से हम लोगों ने एक सभ्यता संस्कृति को जन्म दिया, उसे विश्व भर में फैलाया। ये यूं ही नहीं हो गया। जब हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, तो हम यही कहते हैं कि आओ इस पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम के कारण से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये वो देश है जहां बात आती है सीधा कभी महावीर स्वामी की, कभी महात्मा बुद्ध की, तो कभी श्री कृष्ण और कभी श्री राम की, तो कभी छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप की। ये वही देश है जो लोगों को बताता है कि किस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ता है, ज्ञान आगे बढ़ता है, और कैसे शौर्य और बलिदानों का सिलसिला यहाँ पर लगातार आगे चलता चला है। ये बहुत अच्छी बात देवानंद साहब आप कह रहे हैं कि किस तरीके से हमें, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ठीक बात है, आपने जो बात कही, और शायद आपका प्रश्न किसी न किसी तरीके से मंथन में यही जो मुझे समझ में आता है, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि जो कि आप बात कर रहे हैं, हमें क्या मिला कि 1971 में इतना बड़ा युद्ध हुआ तो हमने जीत हासिल की, लेकिन भारत देश जो 1947 में जो भी उसकी सीमाएं थी, उस सीमा के अंतर्गत हम लोगों को क्या हासिल हुआ, देश को क्या हासिल हुआ, शायद ये आप सोच रहे हैं। ना, मैं बहुत क्लियर कर दूं साहब, आप सही कह रहे हो। सीमाएं नहीं, प्रॉब्लम ऐसी है कि देश को गुमराह करते हैं हम लोग। अब जब जो भारत नाम है, भारत नाम क्या है भाई? ये क्या 47 में कि नहीं अंग्रेजों ने बोल दिया नाम बन गया? भारत बहुत पुराना देश है साहब जी, ठीक। हमारे देश के टुकड़े हुए, चलिए टुकड़े के बाद में जो जमीन हमारी पाकिस्तान ने हड़पी 71 में वापस क्यों नहीं ली? उस समझौते के तहत क्यों नहीं फाइनल किया? और आपने उसको एलओसी बनाया। मेरा सवाल देश से है, देखिए एलओसी मतलब क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ, मैं देश को एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक स्वर्ण सिंह जी कोई अपने फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे या डिफेंस मिनिस्टर, मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक जगह पढ़ रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर दे दिया था, उस तरह भुट्टो साहब थे उनके काउंटर पार्ट, कि यार ऐसा करो, ये जो हमारी जहां हम रुके हुए उस समय सीज फायर लाइन हुआ करती थी, इधर वाला तुम ले लो, इधर वाला हम ले लेते हैं और शांति से रहते हैं। वो तो सौभाग्य हो भारत देश का कि पाकिस्तान को लालच आ गया, उसने कहा कश्मीर नहीं, मैं तो तुम्हारा हिमाचल पंजाब तक भी एरिया लेना चाहता हूं। तो मेरा देश से ये आग्रह है कि देखिए सैनिक बलिदान करने के लिए हर युग में तैयार है, क्योंकि माँ भारती के हम सपूत हैं और हर व्यक्ति गर्व करता है। और वो सैनिक ही नहीं, मैं तो मानता हूं मजदूर भी माँ भारती का पुत्र है, किसान भी माँ भारती का हर व्यक्ति है। पर ये जो गलतियां हुई, हमें क्या मिला? आपने बहुत अच्छा पूछा। हमें तो ये मिला कि हमें तो हमारे शहीद मिले, हमारे रन बाकुरे हमने खोए।
पर उसका जो बड़ा लाभ लेना था कहीं चूक हो गई। आज की सरकार से गुजारिश बस इतनी है, उस चूक को आगे ना हो जाए, और जो हमारी कमियां रह गई हैं, कश्मीर का मुद्दा, चीन का मुद्दा, ये हल होने चाहिए। और वहां देखिए 3 व्यक्ति विशेष हैं, एक था मुजीबर रहमान, एक थे टिक्का खान और एक थे नियाजी। ये 3 व्यक्ति उस समय जो दुश्मन देश के थे। अब देखिए एक चीज देश को जाननी पड़ेगी, ये पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने बनाया, जैसे बना, वो चर्चा का विषय नहीं है। पर देखिए जो पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे बना साहब, और धर्म के आधार पे चुनाव हुए, चुनाव होकर के मेजॉरिटी जो वोट डाले थे वो लोग तो उधर गए ही नहीं। अब वो किन कारणों नहीं गए वो सवाल नहीं है। सवाल ये है जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 1600 किलोमीटर दूर पे थे, तो ये जो धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी करते थे उस समय, उनको मुंह तोड़ जवाब नागरिकों ने दिया, वो अलग हो गए। देश बनाया वो किसकी गलती थी, क्या कारण था, मुझे नहीं पता है, मैं उसके प्रव्यू नहीं हूं। पर मेरा मानना है इस भारत मां के सैनिकों के साथ जो सम्मान मिलना चाहिए वो देश तो दे रहा है, पर उसके बाद जो पॉलिटिकल माइलेज, जो स्ट्रेटेजिक माइलेज, जो इंटरनेशनल माइलेज देश कब लेना सीखेगा। और मैं मानता हूं बदला हुआ भारत है आज के दिन। आज भारत अपनी दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है, और वो कोई भी समझौते नहीं है। लेह लद्दाख में देख लीजिए, चीन को जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने, तो ऑफकोर्स हम तो आपके देश के पुत्र हैं, पर जिस प्रकार से जवाब दिया गया, मैं मानता हूं माकूल जवाब दिया गया। और इसी तरह कोई भी, अब देखिए आप 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर समझते हैं साहब किसको कहते हैं। बहुत थोड़े दिनों पहले एक अभिनंदन थे हमारे जी, वो गलती से वहां चले जाते हैं, उनकी शौर्य गाथा पूरे देश को पता है। पूरे देश में भूचाल आ गया, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। उस समय 93,000, पाकिस्तान तो खत्म हो चुका था। और आप देखिए उससे क्या नुकसान क्या होता है। उन्होंने अपनी हार को जिस तरह हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से लाभ लिया, ले लिया, पूरे अपने पीडब्ल्यू ले लिए, हमारा पीडब्ल्यू कुछ आज तक उनके कब्जे में, पूरा अपना वेस्टर्न पाकिस्तान का इलाका ले लिया, और जो हमारा इलाका था उसका देश बना दिया। उसकी तो बहुत बड़ी जीत हो गई, लेकिन पाकिस्तान की सेना की ऐसी बुरी शर्मनाक हार हुई, जिसके बदले उन्होंने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया, जिसके कारण मिलिटेंसी कहते ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और आज तक वो कर रहा है। ये तो भला हो जो आजकल जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक का दौर आया, भारत की सरकार का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। ठीक बात, ये आप मतलब आप इनका मतलब किसी न किसी तौर पे आप इशारा कर रहे हैं कि 1947 में जो कबायलियों का विद्रोह हुआ, फिर 62 में युद्ध हुआ, फिर 65 में युद्ध हुआ, फिर 1971 में युद्ध हुआ, लेकिन 1971 में वो मार पड़ी थी, रणबांकुरों ने वो शौर्य, वो पराक्रम दिखाया था। उसके बाद में सीधा युद्ध करने की हिम्मत 1999 नहीं कर पाया। 1999 में भी जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसे हम पूरे युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती है। वो तो पाकिस्तानी कबायली और उनके और लोग सेना के मिलिटेंट के रूप में बैठे थे। और इवन 1999 के बाद में भी अब 2020 है, और किसी भी तौर पे ठीक है, आपने बात कही कि 1000 कट्स देंगे और वो उस चीज में लगा हुआ है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये बदला हुआ भारत है। और NSA अजीत डोभाल साहब ने जो बात कही थी कि भई ये भारत घर में घुसेगा भी और घुस करके मारेगा भी, और शायद यही कारण है कि एक अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान के कितने ही मुलाजिम वहां पर आते हैं। और यही दिखाता है कि किसी को पता होना चाहिए कि भारत मारेगा नहीं, बल्कि मुक्के में इतना जोर है, अगर मारेगा तो मर जाओगे। हिल गया था पाकिस्तान, अभिनंदन को नहीं छोड़ता तो पार्लियामेंट में उसके प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ा था। तो वो ताकत नए बदले हुए भारत की है। और इस भारत के अंदर जिस प्रकार से अब आजकल जो सैनिक माकू, देखिए मैं एक देश को एक बात बताना चाहूंगा साहब, सैनिक किसका है? भारत माता का है। भारत माता को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट आप नागरिक बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं। और हमें जो दिशा निर्देश मिलेंगे, देखिए सेना का एक काम है, देश हित में जो भी फैसला लिया जाएगा। अब मैं आपको यह कह रहा था कि बदले में भारत का परिप्रेक्ष्य देखिए आप साहब। अब आज पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान कोशिश करेगा, पर जो हम जवाब सेना दे रहे हैं, मैं मानता हूं एक सैनिक इसी तरह जवाब देता रहेगा। बस नागरिकों, आप सरकार ऐसी चुनते रहें जो देश हित के अंदर हो, बाकी फैसला आपका है। हम तो आपके लिए सदैव नागरिकों एग्जैक्टली बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। हम लोग ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे देवानंद साहब, कर्नल साहब, कि सैम मानेकशॉ, जिनका इतना बड़ा नाम आता है, कि किस तरीके से उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जब उन्हें बुलाया था और कहा गया था कि ये मौसम अलग है, इस मौसम में तैयारी इतनी हो सकती है, हम इतना कर सकते हैं, और किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, इतने सारे फ्रंट्स पे एक साथ युद्ध लड़ा गया, उन रणबांकुरों ने किस तरीके से इतने, मतलब ये कैसे हुआ कि इतने ज्यादा फ्रंट्स पे लड़ करके हम लोग विजयी हुए? ये
ताकत कैसे आती है? ये ताकत सब केवल खाना खाने से नहीं आती है, हो सकती है ट्रेनिंग से नहीं हो सकती है। ये वो जज्बा कहाँ से आया उन सैनिकों में? थोड़ा हमारे देश के जो दूसरे युवा हैं, युवा सब, देवानंद साहब, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि युवा जो होते हैं उसको उल्टा करते हैं, शब्द तो वायु बनता है। जैसे वायु प्राण होती है जीवन के लिए, युवा वैसे ही जीवन के लिए, इस देश के लिए शान है, इसकी जान है। उन युवाओं में वो जज्बा आए, उसके लिए 1971 से कैसी सीख मिलती है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, हर युग में युवा होते हैं। आज भी युवा हैं, कोई युग में हम भी युवा थे, और 71 की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो भी युवा थे। इसलिए युवाओं की लड़ाई हर दौर में होती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं मार्गदर्शन करते हैं। आपने भी मानिक शाह साहब का नाम लिया, उन्होंने किस प्रकार क्या बोला, मैं एक चीज बताऊं। देखिए, सैनिक होता है, सैनिक का जो फिल्ट्रेशन होता है, हमारा जो काम करने का तरीका है। देखिए साहब, हम सवाल जवाब किसी से नहीं करते, हमें काम मिलता है। और सैनिक पूरे 12 महीने और 7 दिन तैयारी करता रहता है कि कभी मुझे युद्ध में जाने का मौका मिला तो मैं मेरी मां भारती की सेवा कैसे कर पाऊं, पहली बात। और रही बात, जब जो जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन था, वो चर्चा कर रहे थे सैन मानिक शाह साहब। देखिए, वो जब वहां पर उनसे चर्चा की जा रही थी कि युद्ध करना है, तो उन्होंने कहा कि हमें तैयारी में थोड़ा समय लगेगा। और मैं मानता हूं इसको ज्यादा पॉलिटिकल ना करते हुए इतना ही देखना चाहिए, सैनिक अपनी तैयारी, क्योंकि हर तैयारी में समय लगता है। आप देखिए, कोई हमला भी करना है तो सेनाओं को मूवमेंट में 15 से 20 दिन लगते हैं, ओरिएंटेशन लगता है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी है, तो वो समय इसलिए मांगा गया था। उसमें कोई, वो तो सैनिक थे साहब, उन्होंने तो आदेश के, उन्होंने गुजारिश की और सरकार ने समय दिया। रही बात जो ग्राउंड लेवल पे फोर्सेस हैं, देखिए ग्राउंड लेवल पे फोर्सेस, मैंने कहा 12, अभी कश्मीर का एग्जांपल ले लो, लेह लद्दाख की लड़ाई ले लो, आज वहां पर -30-40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो क्या ये सैनिक कोई एक इन्हीं 2 महीने के फैसले से थोड़ी वहां जाके डटे हुए? हम सैनिक पूरे राउंड द क्लॉक अपनी ट्रेनिंग करते हैं। आपने देखा होगा हर मौसम के अंदर सड़कों के ऊपर गाड़ियां घूमती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। उनका बाहर की दुनिया से एक ही वास्ता है कि हमसे कोई चूक ना हो जाए और मां भारती के ऊपर कोई ऐसी चोट ना कर दे जिससे कल हमें भी गर्व ना हो। तो सैनिक अपना काम करता है। युवाओं के लिए संदेश जी, देखिए युवा, मैं मानता हूं हर युग का युवा देश के लिए, जैसे आपने खुद बनाया, युवा का उल्टा वायु होता है और हर समय आपका बलिदान रहा है। आज के युवा का जो बलिदान, अगर आप लोग सेना के पीछे नहीं आते, जब इस दौर में हम कठिन कठिन कार्य होते हैं, आप लोग सरकार के पीछे नहीं आएंगे, तो हमारा मनोबल तो आप पर, देश सेना, कोई भी सेना हो साहब, उसका मनोबल युवा ही होते हैं और हर देश का नागरिक होता है। मैं जोड़ना चाहूंगा, अकेला युवा ही नहीं है साहब, हर युवा से बड़ी पीढ़ी भी है और युवा से बच्चे भी हैं, क्योंकि मनोबल देश सबका है। और सैनिक, जैसे आपने बताया, लड़ाई, देखिए कठिनाई होती है, ट्रेनिंग रेगुलर करते हैं हम, हमारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाते हैं, हमारे इक्विपमेंट की कमी हो सकती है वो बता सकते हैं, पर आखिर में सैनिक किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता और वो सदैव तैयार है। 71 का आपने काम दिया, सेना ने बड़ा निपुण तरीके से निभाया। आपने उसके बाद टेररिज्म से लड़ाई लड़ने के लिए सेना को काम दिया, सेना ने बाखूबी निभाया। उसके बाद 99 के अंदर जिस प्रकार से आपने सेना के, मैं तो कहूंगा, एक एयर को हमें बोला गया था कि एयर स्ट्राइक अक्रॉस द LOC नहीं होगी, वो एक तरह हाथ बांध दिया गया था, फिर भी सेना ने देश को विजय दिलाई। मतलब हमने हमारी विजय की है, देश, हम कोई दूसरे नहीं, हम आपके हिस्से हैं। और उसके बाद भी देखिए, जब जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आपने आदेश दिया, देखिए आप सोचे तो सही कि कितनी मेहनत करते हैं जवान 24 घंटे। मैं तो रिटायर हो गया हूं, पर रोज मैं उनको धन्यवाद नमन करता हूं कि आपका बलिदान, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है साहब, इट्स पार एक्सीलेंस, और सैनिकों को सम्मान मेरा बना रहेगा। और आज मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जो भी आप लोग यहाँ भी बैठे हैं, आप इसी तरह अपनी ट्रेनिंग करते रहें, इसी तरह नॉन पॉलिटिकल रहें, इसी तरह देश के, आप पे गर्व है साहब, आप पर गर्व है और हमें हमेशा गर्व रहेगा। और हम लोग इस कार्यक्रम को, चूंकि इतनी सारी बात हुई है, मैं एक वाकये के साथ में पूरा करना चाहूँगा, बिकॉज हम लोग जब आज़ादी की बात करते हैं तो चाफेकर बंधुओं की बात आती है। वो 3 भाई थे और तीनों भाई जब भारत माता के लिए बलिदान हो गए, फांसी पर झूल गए थे, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या उनसे मिलने गई थी उनकी माता के पास में। उन्होंने कहा था कि आपके 3 पुत्र बलिदान हो गए। तब उन्होंने कहा था कि अगर चौथा होता तो मैं उसको भी देश के लिए बलिदान देने के लिए झिझकती नहीं। ऐसी माताओं के कारण से ऐसे लाल जन्म होते हैं और उन्हीं माता का सम्मिलित नाम जो है वही नाम है भारत माता। तो यही भारत माता को हम लोग किसी न किसी तरह पे नाम देते हैं। और कर्नल साहब, एक छोटी सी बात मैं आपसे और
इसी के साथ मैं करना चाहूँगा, क्योंकि 1971 का युग चला जा चुका है, 99 का युद्ध हो चुका है, हम 2020 में बैठे हैं। हमने एयर स्ट्राइक भी देखा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा, हमने ये भी देखा कि CDS बिपिन रावत साहब जाते हैं बाहर के देशों में, कभी कोई नेपाल जा रहा होता है, कभी कोई अमीरात जा रहा होता है, खलबली सी मच रही है। क्या देखते हैं इस समय का भारत जो है वो किस तरीके से एक साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, या वो कोई भी और देश हो, उससे लड़ने में कैसे सक्षम है? क्या कुछ बात है? देखिए साहब, मैं तो एक सैनिक होने के नाते और देश के नागरिकों को आपके सवाल का जवाब एक ही दे सकता हूँ। ये बदला हुआ भारत है, बदले हुए भारत के बदले हुए युवा हैं, बदले हुए नागरिक हैं। और जैसे कई नेता कहते हैं, और मैंने कईयों को सुना है कि 130 करोड़ वासियों का देश है, और ये अब जाग चुके हैं। हम इन्होंने जो काम किए हैं, सेना तो जैसा आप आदेश करोगे, मैंने कहा हर जगह आपको विजय दिलाएगी जी। पर हमारी ताकत आप हैं। और जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारा देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, देखिए साहब, हर देश के लिए उसका सबसे इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। ये दोस्त दुश्मन इंटरनेशनल एरिना में बदलते रहते हैं। आज बदली हुई परिस्थिति में जिस प्रकार से भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजिकली हमारी अलाइनमेंट्स इतनी मजबूत हो चुकी हैं, चीन को भी हमने दिखा दिया है कि तुमको जवाब देंगे, तुमको हमारा एक्साइज चीन खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है आए दिन, और आज आपने न्यूज सुनी होगी कोई डिप्लॉयमेंट कर रहा है। आप चाहे जितनी कर लो, याद रखो लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और पाकिस्तान आप डिप्लॉय कर लो, POK आपसे हम लेके रहेंगे। आज आपको तो पता भी नहीं लगेगा किस रात को हम आ जाएंगे। ठीक बात है कि किस रात को हम आ जाएंगे और कब वो दिन हमारा होगा। आप खुद दे दो तो बहुत अच्छा है नियाजी, आप खुद दे दो। 71 में उस नियाजी ने दिया था, आज का नियाजी जो बैठा है वहां पर अपने आप POK हमारे हवाले कर दे, वरना फिर आपको इंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये एक सैनिक की आवाज है। बिल्कुल, ये आवाज है और ये आवाज बनी रहे और आवाज और बुलंद हो, और इसकी बुलंदगी हम देखें, और किस तरीके से एक बड़ा भारत का स्वप्न हम देखते हैं, जिसे अखंड भारत का नाम भी दिया जाता है। अपने ही जीवन काल में हम वैसे भी पल देखें, कोई कब कोई करतारपुर साहिब जा रहा है, कब कोई ननकाना साहिब जा रहा है, कभी कोई हिंगलाज माता भवानी के दर्शन करने जाता है। ये सैनिकों का जज्बा कायम रहे, हम लोग कायम रहे, भारत बना रहे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पधारे। जय हिंद, जय भारत। सब सैनिकों को नमन, देशवासियों को नमन।